आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी पे चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये बीमारी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ब्रेन हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। और हमारा ब्रेन पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। हो सकता है मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगे और बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट काम करना बंद कर दे, उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए, माल फंक्शनिंग हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन से पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन जाते हैं। हमारा हाथ पैर हिलाना, हमारा चलना फिरना सब हमारे ब्रेन से ऑपरेट होता है। तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसा कि सभी ऑर्गन को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसा ही ब्रेन को भी चाहिए। तो ब्रेन को जो पाइपलाइन, जो नलियां, जो आर्टरी वेन्स ब्लड की सप्लाई करती हैं, यदि ये किसी कारण से चोक हो जाए तो ब्लड की और न्यूट्रिशन की सप्लाई ब्रेन सेल को नहीं होगी। तो ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और ब्रेन सेल के मरने की वजह से ब्रेन का जिस हिस्से में सेल की डेथ हो चुकी है, वो हिस्से से जो कार्य संचालित हमारे शरीर में हो रहा है वो कार्य संचालित नहीं होगा। वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। इसी कंडीशन को हम पैरालिसिस बोलते हैं, इसको हम लकवा बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसको हम पक्षाघात बोलते हैं। पक्षाघात एक आम समस्या है। बहुत लोगों की जान जाती है पक्षाघात से। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, स्पेशली भारत में, जिनकी पक्षाघात की वजह से जान चली गई या उनमें डिसेबिलिटी आ गई। आंकड़े कहते हैं कि 18 लाख लोग हर साल पक्षाघात से मर जाते हैं। यदि किसी को स्ट्रोक का अटैक आया है, यदि किसी को स्ट्रोक हुआ है, और यदि 4 घंटे के भीतर उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना दिया जाए हॉस्पिटल ले जाके, उसको यदि क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले मेडिकेशन ना दिए जाए, इंजेक्शंस ना लगाए जाए, तो वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, अपंग हो सकता है। और रिकवरी के चांसेस भी इस बीमारी में बहुत कम होते हैं। 10 से 15% ही लोग रिकवर कर पाते हैं। और कुछ लोग रिकवर हो जाते हैं तो उसमें टेम्परली या परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ सकती है। डिसेबिलिटी मतलब होता है अपंगता। और यदि 100 लोगों को होता है तो 10 से 15% लोग शांत हो जाते हैं। तो आज हम लकवा डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं बेटा कि ये किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है। आजकल क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की बीमारी 35 साल के ऊपर लोगों को होना शुरू हो गई है। क्योंकि लाइफ स्टाइल सेडिमेंट्री है, खान पान सही साठ है नहीं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लिपिड कंटेनिंग फूड ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। और जो ऑयल्स आते हैं वो भी काफी हद तक मिलावटी है, एडल्ट्रेट है। तो उस एडल्ट्रेशन की वजह से हमारा जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल, वीएलडीएल का लेवल, एचडीएल का लेवल, है ना, ये बढ़ जाता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है। ये हमारे वेजल्स को चोक करते हैं, ब्लॉक करते हैं, थ्रम्बस का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हार्ट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। जिस भी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसको भी स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो जो गाढ़ा खून है वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है और ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। हम हमारे जो आर्टरी और वेन्स है ये काफी महीन होते हैं। आर्टरी जब महीन हो जाती है तो हम उसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और वेन जब महीन हो जाती है तो हम उसको वेनस कहते हैं। तो वेनस और आर्ट्रियोल्स में ब्लॉकेज आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ती है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ये जो तेल है, लिपिड है, ये क्या है, लंफ बना लेता है, एक मास का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम थ्रम्बस बोलते हैं, इसको हम क्लॉट भी बोलते हैं, इसको हम थक्का भी बोलते हैं। तो ये थक्का जिस नली में जम गया है वो नली से रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और इसी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है। लंबे समय तक यदि कोई तनावग्रस्त रहे उसमें भी स्ट्रोक की संभावना रहती है। अब जब किसी को स्ट्रोक आता है तो उसके बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको लकवा लग जाता है। चेहरे में भी लग सकता है, मसल्स में लग सकता है, मसल्स कमजोर हो जाती है। हो सकता है लेफ्ट या राइट हैंड उठना बंद हो जाए, लेफ्ट या राइट हैंड का काम करना बंद हो जाए। क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा आपको हाथ उठाने में मदद कर रहा था, वो हिस्से ने अब काम करना बंद कर दिया है।
ठीक है, वहां पर ब्लॉकेज की वजह से। तो ब्रेन हेमरेज भी एक मेन कॉज है लकवा का। ब्रेन हेमरेज मतलब होता है ब्लीडिंग, है ना। कई बार क्या होता है, मस्तिष्क में आ, जो पाइपलाइन है उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और जैसे ही वो फटती है बेटा, तो वहां ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमारे ब्रेन में जब खून बहता है तो उसकी इंटरनली क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसी को हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ठीक है। ब्रेन हेमरेज मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना। तो लगभग 15% लोगों में लकवे का कारण ब्रेन हेमरेज होता है। और कम से कम 85% लोगों में जो वेजल्स हैं उनके ब्लॉकेज की वजह से होता है। ब्लॉकेज का मतलब हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन में होगा। मतलब लिपिड प्रोफाइल में यदि आप किसी पेशेंट का चेक करोगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई आएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। इग्नोर्ड हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, अनट्रीटेड डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई लिपिड प्रोफाइल, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, इम्बोलिज्म, क्लॉटिंग, ये सारे रीजन है ब्रेन में स्ट्रोक आने के। ठीक है। हार्ट में यदि स्ट्रोक आता है तो हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और ब्रेन में यदि स्ट्रोक आए तो हम उसको बोलते हैं पक्षाघात या पैरालिसिस। तो आप समझ पा रहे हो पैरालिसिस का रीजन क्या है, क्यों होता है पैरालिसिस। आपको ये भी समझ में आएगा कि हम किस तरह की दवाइयां इसमें यूज कर सकते हैं। हम इसमें ऐसी दवाइयां यूज करेंगे जो कि थ्रम्बस को डिसॉल्व करेंगी। ठीक है, ऐसी दवाइयां यूज करेंगे जो ब्लड में लिपिड के लेवल को कम करेंगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेंगी, स्पेशली वीएलडीएल को। तो हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी यूज करेंगे जिसमें स्टैटिन्स आते हैं, एटोरवास्टैटिन आपने सुना होगा। ये हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी ये ड्रग दिया जाता है। जब भी किसी पेशेंट को बेटा पैरालिसिस होता है तो इनिशियली उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसको हम अफेजिया कहते हैं। हाँ बेटा। हाँ, ठीक है ठीक है। ओके। जब किसी पेशेंट को बेटा लकवा का अटैक आता है तो उसको अफेजिया होता है। अफेजिया मतलब उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, है ना, उसकी आंख थोड़ी सी मतलब आंख की मसल्स लूज पड़ जाएगी। ठीक है, और सडन अटैक आएगा तो उसके बॉडी में एक हल्की सी झुंझुनी जैसे आएगी, और बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट काम करना बंद कर देगा, या उसको गिलने में प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि इसमें मसल्स कमजोर पड़ जाती है ना पैरालिसिस में। हमारी जो मसल्स हड्डियों से कनेक्टेड है हम उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और स्केलेटल मसल्स हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है ना। और मसल्स हमारी काम नहीं करेगी तो हम गिल भी नहीं पाएंगे, सॉलो नहीं कर पाएंगे, फूड को निगल नहीं पाएंगे। तो निगलने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, है ना। और कुछ लोगों को लकवा की वजह से वो चल फिर नहीं पाते तो वो बेड पे परमानेंटली रेस्ट करते हैं, तो उस उनको बेड शोर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कड़ लगना। मतलब फोड़े होने लगते हैं, वहां पर साफ सफाई प्रॉपर हो नहीं पाती है, तो बेड शोर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो लकवा के पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। जब भी किसी को अटैक आता है स्ट्रोक का, पैरालिसिस का, तो उसको 4 घंटे के भीतर हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसको समय पे ट्रीटमेंट करवाया जा सके। ठीक है। 4 घंटे में उसको तुरंत इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि उसके जो, या तो सर्जरी करके क्लॉट को निकालना पड़ेगा। ठीक है। ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग से थक्का जम गया, क्लॉटिंग हो गई। अब वो क्लॉट की वजह से ब्रेन सेल की डेथ डेथ होने लगेगी। तो उस क्लॉटिंग को सर्जरी के थ्रू या तो निकाला जाएगा, यदि क्लॉट बन गया है तो, नहीं तो पेशेंट परमानेंट डिसेबल हो जाएगा या पेशेंट की जान चली जाएगी। और दूसरा इसका इलाज ये है कि यदि क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे। कौन से इंजेक्शन लगाएंगे? एंटी कोएगुलेंट। ठीक है। एक होता है कोएगुलेशन, एक होता है एंटी कोएगुलेशन। एंटी कोएगुलेशन का मतलब थक्के को तोड़ने वाली दवाई। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, ओरल रूट से वॉरफेरिन दिया जाता है और हिपेरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो हिपेरिन का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है बेटा, क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, तो वहां पर रक्त का प्रवाह फिर सुचारू रूप से होने लगता है, तो पेशेंट को राहत मिल जाती है। लकवे की चांसेस बेटा उसको भी ज्यादा है जिसका वेट बहुत ज्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आप ओबेसिटी के शिकार तो नहीं हो।
जो लोग थर्ड ग्रेड ओबेसिटी में आते हैं उनको भी लकवे की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और आपको पता होगा इस दुनिया में डेथ का लीडिंग कॉज है कैंसर। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, या भारत में सबसे ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं। और उसके बाद जो सेकंड रीजन है वो है लकवा। ठीक है, तो लकवे से भी बहुत लोगों की जान जाती है, तो हमें इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसका इलाज होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, ताकि हम सतर्क रहें और समय पर इलाज करवा सकें। सामान्यतः जो व्यक्ति व्यायाम करता है, चिंता मुक्त रहता है, हेल्थ कॉन्शियस होता है और खान पान का विशेष ध्यान रखता है, उसको ऐसी बीमारी होने की संभावना ना के बराबर होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि व्यायाम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, योगा प्राणायाम किया करो, खान पान अच्छा रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा तेलीय चीजें नहीं खानी है ना। और कल्चरल फूड आपको खाना है, जैसे हमारे भारतीय कल्चर में हम लोग क्या खाना चाहिए, हमको शुद्ध गाय का घी। यदि ये हम खाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लेकिन अभी हम मिलावटी तेल खाते हैं। ठीक है, जिसमें पाम ऑयल और न जाने क्या क्या नहीं मिला हुआ है। और उसको जब रिफाइन किया जाता है कंपनी, फैक्ट्री में, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो जाते हैं, जो हमको वास्तव में लिपिड से मिलने चाहिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बेटा दो टाइप का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल वो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और बैड कोलेस्ट्रॉल वो जो हमें हानि पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे सेक्स हार्मोन भी बनते हैं, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये सेक्स हार्मोन भी बनते हैं, और हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है, लिपिड हमारे लिए जरूरी है। लेकिन यदि लिपिड ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए खान पान में संयम रखना बहुत जरूरी है, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके इलाज भी मैंने आपको बताया, इसमें इंजेक्शन लगाए जाएंगे जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे। इसके लक्षण मैंने आपको बताए। ठीक है, और रही बात, जेंडर स्पेसिफिक ये बीमारी है नहीं, मेल फीमेल दोनों को होती है। ठीक है, और इस बीमारी के लिए कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, जैसे आपका सेरेब्रल वीनस थ्रम्बोसिस। तो सेरेब्रल की जो वेन्स होती है वहां पर यदि थ्रम्बोसिस हो जाए, थ्रम्बोसिस मतलब होता है क्लॉट का फॉर्मेशन, थ्रम्बस का फॉर्मेशन, उसी को थ्रम्बोसिस बोलते हैं। या तो फिर आर्टरी आर्टरी में थ्रम्बोसिस हो जाए। ठीक है, या तो इसमें जो दवाई देते हैं बेटा, वो अलग अलग पैथी में अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, एलोपैथी का तो मैंने आपको बताया, इसमें इंजेक्शंस लगाते हैं और क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वहीं पर आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी दी जाती है। ठीक है, इसमें आपका इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। हमारी जो नोज की कैविटी होती है वो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। तो कुछ विशेष प्रकार के तेल डाले जाते हैं नाक में, जो कि सीधे मस्तिष्क में जाते हैं और क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। और पंचकर्म थेरेपी के थ्रू इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेद में भी इसका इलाज दिया हुआ है, एलोपैथी में भी इसका इलाज है, लेकिन वही है कि इलाज समय पे करेंगे तो ही पेशेंट को आराम लगेगा। और यदि लेट हो जाएंगे तो फिर, और ऐसा नहीं है कि बेटा लकवा से मरना तय है। लकवा से वही मरता है जिसको इलाज नहीं मिलता। बाकी लकवा ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, इलाज तो इसका हो जाता है। लेकिन समय पे इलाज मिलना जरूरी है, और समय पे पता चलना जरूरी है कि ये लकवा है। क्योंकि बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लकवा है और उसका इलाज नहीं करवाते, है ना। अब जैसे हाथ में झुनझुनी आ रही है और हाथ काम नहीं कर रहा, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। पर लोग इसको इग्नोर करते हैं, बोले ठीक हो जाएगी भाई शाम तक, ऐसे करके इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे अचानक से आपका, आपके यदि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका मुंह टेढ़ा हो गया है ना, या आपकी आंखों के मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है, या आपके पैरों के मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है, तो इन सब चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमने इस लेक्चर में देखा पैरालिसिस क्या होता है, और इससे कौन इफेक्टेड हो सकता है, इसके साइंस एंड सिम्टम क्या है, इसके कॉजेस क्या है, और किन बॉडी पार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट। और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पैरालिसिस इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन फॉर वन और मोर मसल्स ग्रुप। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये छोटे बच्चों को लकवा हुआ है पैरालिसिस, तो किस तरह से इनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मसल्स कमजोर हो गई है, मूवमेंट इम्पायर्ड हो गया है। तो इसमें, और जो जिस एरिया में पैरालिसिस होता है वहां पर हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, उस हिस्से को हम यूज नहीं कर पाते, उस हिस्से पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो हिस्सा बेजान हो जाता है।
निष्क्रिय हो जाता है, किसी प्रकार के मूवमेंट वहां हम नहीं कर सकते। ये पैरालिसिस के बहुत सारे यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं। फेशियल पैरालिसिस, ये चेहरे में होता है। आपका स्लिप पैरालिसिस, जॉ पैरालिसिस, लेग पैरालिसिस, पार्शियल पैरालिसिस, टोटल पैरालिसिस। टोटल पैरालिसिस में हमारे बॉडी के मेजर जो मसल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। पैराफ्लेजिया, ये इसके डिफरेंट टाइप हैं। एंकल पैरालिसिस, आर्म पैरालिसिस, एल्बो पैरालिसिस, आई पैरालिसिस। जहां पर जिस लोकेशन पे होगा उस आधार पे इसको नाम दिया गया है। थाई पैरालिसिस, रिस्ट पैरालिसिस। यहाँ पर आप इसके लक्षण देख सकते हो। नमनेस आ जाती है मसल्स में, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, चींटी काटे जैसा लगता है, मूंगी आ जाती है, पेन होता है, और बोलने में डिफिकल्टी होती है, बैलेंस बॉडी नहीं बना पाती, लड़खड़ा के पेशेंट चलता है, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सांस लेने में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है वहां पर भी पैरालिसिस हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पर, स्ट्रोक की वजह से फेशियल पैरालिसिस में ये जो मसल्स है, आधे फेस की जो मसल्स है वो लूज पड़ गई है, तो चेहरे पे देखो किस तरह से परिवर्तन आ गया है। तो चेहरे पे जो परिवर्तन आया है वो पैरालिसिस की वजह से है। आईलिड जो होती है उसके मसल्स नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होने लगते हैं, ठीक है, और उस आंख से एक्सेसिव टीयर आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं, आंखें ड्राई हो जाती है, और वहां पर वीकनेस आ जाती है मसल्स में, और वो मसल्स ड्रॉप डाउन हो जाती है। ये देखो, ओंठ की जो मसल्स है बेटा वो ड्रॉप डाउन हो गई है, ठीक है। इधर लेफ्ट या राइट साइड का पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है वो राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है, तो क्रॉस में ये कंट्रोलिंग चलती है। और यदि लेफ्ट साइड में यदि क्लॉटिंग हुई है तो राइट साइड में बॉडी के किसी पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, किसी भी एक हाथ में पड़ेगा। वो लकवा हमेशा आधे हिस्से में ही होता है, ज्यादातर इसको आधे हिस्से में देखा जाता है, क्योंकि या तो लेफ्ट या तो राइट ब्रेन में ब्लड की सप्लाई चोक हो जाती है। तो ये इसके इमेज आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसके हम कुछ कारण जान लेते हैं जिसकी वजह से होता है। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से, ऑयली फूड खाने से, स्ट्रेस से, व्यायाम न करने से, और यदि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है तो फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है। अनट्रीटेड डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं उस दौरान भी पैरालिसिस हो सकता है, तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पैरालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड डिजीज डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, जिसमें स्ट्रोक की वजह से, ब्लॉक की वजह से हमारे बॉडी फंक्शन इम्पायर्ड हो जाते हैं। इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो पैरालिसिस में तो आप पूछ सकते हो। कोई कोई डाउट है किसी को? हम्म। ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर इसका? हाँ, लार का स्राव बेटा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हमारे जो माउथ की मसल्स होती हैं वो होल्ड नहीं कर पाती है लार को, ठीक है। लार का स्राव इसलिए होता है बेटा क्योंकि माउथ की जो मसल्स है वो लार को होल्ड नहीं कर पाएगी, आप अपना माउथ ही बंद नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, है ना, सांस अच्छे से नहीं ले पाओगे। आंखों की आपके जो आईलिड है वो भी नीचे की तरफ गिरने लगेंगी, ठीक है। जिसके हाथ में हो जाएगा वो चाह के भी हाथ नहीं उठा पाएगा। जैसे किसी के लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस हो गया है, आप उसको बोलोगे भैया हाथ उठाओ तो वो उठा ही नहीं पाएगा। आप उसको बोलोगे भैया मैंने यहाँ चिमटी काटी तेरे को पता चला क्या, तो वो बोलेगा नहीं, पता ही नहीं चला मेरे को। आप उसके पैरालाइज्ड हैंड में यदि सुई भी चुबा दोगे तो उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ने उस हिस्से को लावारिस छोड़ दिया है। ब्रेन का उस हिस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, और उस हिस्से में यदि गलती से भी चोट लग गई और घाव हो गया तो वो घाव भी ठीक नहीं होने वाला है, हाथ सड़ जाएगा। तो जो पैरालाइज्ड हैंड होता है उसकी बेटा बहुत केयर करनी पड़ती है। पैरालाइज्ड हैंड में यदि इन्फेक्शन हो गया ना तो वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन ने उस हिस्से को लावारिस छोड़ दिया है। अब ब्रेन का उससे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो जो पार्ट ब्रेन का उस हिस्से को कंट्रोल कर रहा था वो पार्ट ही अब खत्म हो गया है, वो मर चुका है वो पार्ट। तो वो हिस्सा आप शरीर में है, लेकिन शरीर में रह के भी आपका नहीं है वो, क्योंकि आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ना आप उंगली हिला पाओगे, ना हाथ हिला पाओगे, ना आप कोई जॉइंट मूवमेंट कर पाओगे।
किसी के लेफ्ट हैंड में तो वो कोई नहीं भी नहीं हिला पाएगा वो, मतलब कंधे से नीचे का पूरा हाथ उसका काम नहीं करेगा। ठीक है। और हो सकता है लकवे की वजह से उसकी उंगलियां भी आड़ी तिरछी हो जाए, या हो सकता है कलाई के नीचे हो तो फिर केवल उंगलियां आड़ी टेढ़ी हो, है ना, और हाथ काम ना करे। तो ये बीमारी बुढ़ापे में आपने देखी होगी अक्सर लोगों को हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं, टेंशन लेते हैं, यदि परिवार के लोग किसी को बहुत ज्यादा टेंशन दे तो उसको स्ट्रोक का अटैक आ जाता है। ठीक है। और वहीं पर उसका चेहरा आड़ा टेढ़ा होने लगता है। गुरु पिक्चर देखी है आपने? गुरु पिक्चर, अभिषेक बच्चन की गुरु पिक्चर में उसको स्ट्रोक का अटैक आ जाता है कोर्ट में, यस देखिए। है ना। तो गुरु पिक्चर का वो सीन देख लेना जिसमें कोर्ट में जब उसको ले पेश किया जाता है तो उसको अटैक आ जाता है स्ट्रोक का, तो वो कैसा बोलना बंद कर देता है और वहीं गिर जाता है वो, है ना। और उसका मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। मुंह में तो मेरे को यदि आप, हेपेरिन का इंजेक्शन कहाँ लगता है सर, जानना था। पेरिन का इंजेक्शन, हेलो। हाँ हेपेरिन का इंजेक्शन सर जो आपने बोला, उसको कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ लगता है सर? इंट्रामस्कुलर भी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, आईएम रूट से जी। देते हैं। जी सर। और ऐसा नहीं कि वो ब्रेन में लगता है, वो कहीं भी मसल्स में लगा दो आप, वो एब्जॉर्ब होके, और आईवी रूट से भी दे सकते हैं। इमरजेंसी में तो जी आईवी सर। रूट से ही दिया जाता है। ठीक है। सर रीढ़ इमरजेंसी की में हड्डी में भी लगता है क्या? हाँ, रीढ़ की हड्डी में भी दे सकते हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में जी। देने से उसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है। जी सर। स्पाइन में भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसको इंट्राथीकल इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। इंट्राथीकल रूट से भी देते हैं, आईवी से भी देते हैं। जो ऑयल थैंक यू बेस्ड सर। इंजेक्शन होते हैं ना बेटा, ऑयल बेस्ड, वही जी। इंट्रावेनसली नहीं दिए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद जी। रखना। यदि कोई भी जी इंजेक्शन सर। में एज अ बेस ऑयल यूज हुआ है तो हम उसको इंट्रावेनस नहीं देंगे। बाकी कोई भी इंजेक्शन जी सर। इंट्रावेनस दिया जा सकता है, उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। जी सर। और जी सर। जो फास्ट एक्शन आता है वो आईवी से सबसे फास्ट आता है। यदि हम इमरजेंसी में हैं तो उस केस में हम आईवी रूट से देते हैं, आईवी में एक्शन सबसे ज्यादा फास्ट आता है। और इंट्राथेकल क्यों यूज करते हैं? इंट्राथेकल इसलिए यूज करते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है। तो सीधे हम जी। साइट ऑफ एक्शन पे मेडिकेशन भी दे सकते हैं। और कुछ एनेस्थेसिया भी होते हैं जो हमारे इंट्राथीकल दिए जाते हैं, है ना। एनेस्थेसिया मतलब हमारे बॉडी के नीचे के हिस्से को सुन्न कर देते हैं। अब जैसे किसी के पाइल्स की सर्जरी करनी है तो हम चाहते हैं कि उसके कमर का नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाए, तो उसमें भी हम स्पाइन में इंजेक्शन देते हैं, स्पाइन के स्पेसिफिक रीजन में। वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं उन्हीं को आइडिया रहता है कहाँ लगाना है वो इंजेक्शन। ठीक है। तो नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। हमारा जो बेटा नर्वस सिस्टम है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो नर्वस सिस्टम में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बॉडी का कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है, और बॉडी का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको सर में चोट लगी तो उसका विजन चला जाता है, आंखें दिखती अच्छी है, यार आंखें तो अच्छी दिख रही है इसकी लेकिन दिखता नहीं है। ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती है ना वो डैमेज हो जाती हैं। तो नर्व यदि डैमेज हो गई तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। जैसे आपका, जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से टेम्परली उसकी नर्व डैमेज हो गई जो कि उसको स्मेल का सेंस करवा रही थी, तो उसको स्मेल आनी बंद हो जाएगी, है ना। अब जैसे ग्लूकोमा में मैंने आपको बताया था, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है प्रेशर की वजह से। तो हमारे ऑप्टिक नर्व हमारे ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड होती है, ऑसिपिटल लोब में विजन की प्रोसेसिंग होती है। तो विजुअल प्रोसेसिंग हमारी हो नहीं पाती है तो ब्लाइंडनेस आ जाती है ना। तो हमारे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड है। ठीक है। और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो हमारे स्पाइन से निकलते हैं। और ये जो 12 नर्व ये और 31 वो, ये पूरे 43 नर्व जो है ये हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको आपका क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें ऑटोनोमिक भी आता है ना, और सोमेटिक भी आता है। सोमेटिक में ऑटोनोमिक, और उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। देखा है आपने वो लेक्चर? ठीक है, वो लेक्चर आप देख लेना जिसमें मैंने नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फिर सब क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये सब मैंने उसमें समझाया है आपको। और कोई किसी को सवाल करना है तो इसके आप नोट्स बना लेना, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। चलो ठीक है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग कल पढ़ के आओगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये आप लोग का होमवर्क है। हाँ। हाँ। सर इसकी लिंक सेंड कर रहे हैं आप।